क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा शहर कैसे पूरी यूरोप पर राज करने लगा? रोम, जो सिर्फ 7 पहाड़ियों पर बसा था, वो दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बन गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है। ये कहानी है ताकत, लालच और इंसानी दिमाग की। आज हम समझेंगे कि कैसे रोम ने दुनिया को बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डिस्कवर विद निखिल। अगर आप हिस्ट्री, साइकोलॉजी और जीवन के सबक सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी मजेदार वीडियो मिस ना करें। दोस्तों, हर महान साम्राज्य की शुरुआत एक कहानी से होती है। रोम की कहानी शुरू होती है लगभग 753 बीसी में। पौराणिक कथा के मुताबिक दो भाई थे, रोम्युलस और रीमस। इन दोनों को एक भेड़िए ने पाला था। जी हाँ, एक भेड़िया। बाद में जब ये बड़े हुए तो दोनों ने मिलकर एक शहर बसाने का फैसला किया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ ताकत का पहला खेल। दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया कि शहर किसके नाम पर होगा। नतीजा क्या हुआ? रोमुलस ने अपने भाई को मार दिया और शहर का नाम रखा रोम। ये सिर्फ एक कहानी लग सकती है, लेकिन इसमें छिपी है एक गहरी सच्चाई। ताकत के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, अपने खून को भी नहीं बख्शता। शुरुआत में रोम सिर्फ एक छोटी सी बस्ती थी। आसपास बहुत सारी जनजातियां थीं जो लगातार एक दूसरे से लड़ती रहती थीं। लेकिन रोमन्स में कुछ खास था। वो सिर्फ लड़ते नहीं थे, बल्कि सीखते भी थे। जब एट्रुस्कैंस ने उन पर राज किया, तो रोमन्स ने उनसे इमारत बनाना, इंजीनियरिंग और युद्ध कला सीखी। जब ग्रीक्स के संपर्क में आए, तो उनसे दर्शन और कला सीखी। ये था रोमन्स की पहली रणनीति। जो तुमसे बेहतर है, उससे सीखो और उसे अपना बनाओ। लेकिन असली बदलाव आया 509 बीसी में, जब रोमन्स ने अपने आखिरी राजा को भगा दिया और बना दिया रिपब्लिक। अब ताकत एक इंसान के हाथ में नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्था के हाथ में थी। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी करें, क्योंकि ऐसी दिलचस्प हिस्ट्री आपको और कहीं नहीं मिलेगी। रिपब्लिक व्यवस्था में रोमन्स ने बनाई सीनेट, जहां बड़े बड़े नेता मिलकर फैसले लेते थे। फिर एक कॉन्स्यूल्स, दो नेता जो साथ में शासन करते थे, ताकि कोई एक बहुत ताकतवर न बन जाए। ये था संतुलन का पहला उदाहरण। लेकिन यहाँ भी दिमाग का खेल काम कर रहा था। सेनेट में ज्यादा पैट्रिशियंस यानी अमीर लोग होते थे। आम लोग यानी प्लेबियंस के पास कम ताकत थी। तो क्या हुआ? प्लेबियंस ने विरोध किया, संघर्ष किया और धीरे धीरे अपने अधिकार जीते। 494 बीसी में प्लेबियंस ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में पहली बार हुआ था। उन्होंने हड़ताल कर दी। हाँ, दुनिया की पहली आम हड़ताल। वो रोम छोड़कर एक पहाड़ी पर चले गए। सेनेट घबरा गई, क्योंकि बिना आम लोगों के काम कौन करेगा, कौन सेना में लड़ेगा। नतीजा, प्लेबियंस को मिले अपने प्रतिनिधि, जिन्हें कहा गया ट्रिब्यून्स। ये दिखाता है कि ताकत कभी आसानी से नहीं मिलती, उसे जीतना पड़ता है। एकता और संगठित विरोध बदलाव ला सकता है। अब समझते हैं कि रोमन समाज वास्तव में कैसे काम करता था। ऊपर से लोकतंत्र दिखता था, लेकिन अंदर से बहुत सारी परतें थीं। सबसे ऊपर थे पैट्रिशियंस, वो परिवार जो सदियों से ताकतवर थे। इनके पास जमीन थी, दौलत थी और सबसे जरूरी रिश्ते थे। ये लोग सेनेट नियंत्रित करते थे, बड़े फैसले लेते थे। बीच में थे इक्विस्ट्रेंस, ये व्यापारी और धनी सौदागर थे। पैट्रिशियन जितने ताकतवर नहीं, लेकिन प्रभाव था। सबसे नीचे थे प्लेबियंस, किसान, कारीगर, छोटे दुकानदार। ये बहुसंख्या में थे, लेकिन ताकत कम थी। और सबसे नीचे थे गुलाम, जिनके पास कोई अधिकार नहीं थे। ये सामाजिक व्यवस्था सिखाती है कि समाज में ताकत कैसे बढ़ती है। जिनके पास संसाधन है, वही फैसले लेते हैं। लेकिन इतिहास ये भी दिखाता है कि जब बहुसंख्या एकजुट हो जाती है, तो व्यवस्था बदल सकती है। रोम की असली ताकत थी उसकी सेना। लेकिन ये सिर्फ सैनिकों की संख्या नहीं थी, बल्कि रणनीति थी। रोमन्स ने विकसित किया लीजन व्यवस्था। हर लीजन में लगभग 5000 सैनिक होते थे, जो पूरी तरह संगठित और अनुशासित थे। वो सिर्फ लड़ना नहीं जानते थे, बल्कि सड़कें बनाना, पुल बनाना, शिविर लगाना, सब कुछ जानते थे। जो चीज रोमन्स को अनोखा बनाती थी, वो था उनका लचीलापन। दूसरी सेनाएं कठोर पंक्तियों में लड़ती थीं,
लेकिन रोमन लीजेंस छोटी इकाइयों में बढ़ सकते थे। हर इकाई अलग से काम कर सकती थी। ये आधुनिक युद्ध की तरह था, सेंट्रलाइज्ड लेकिन इंटीग्रेटेड। सबसे बड़ी बात, रोमन्स हार से नहीं डरते थे, बल्कि उससे सीखते थे। जब हैनिबल ने उन्हें हराया तो उन्होंने उसकी चालें सीखी और बेहतर बन गए। जब ग्रीक से मिले तो उनकी फाइनेंस व्यवस्था को अपनाया और सुधारा। ये दृढ़ता और सीखने की मानसिकता ने उन्हें अजेय बना दिया। मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो रोमन्स में थी विकास मानसिकता। असफलता को अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानते थे। अब बात करते हैं रोम की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिता की, कार्थेज के साथ। कार्थेज मेडिटेरेनियन सी में एक शक्तिशाली व्यापारिक साम्राज्य था, अमीर, सभ्य और नौसेना शक्ति में बेजोड़। रोम और कार्थेज के बीच हुई 3 बड़ी युद्ध जिन्हें कहते हैं प्यूनिक वॉर्स। पहला युद्ध 264 से लेकर 241 बीसी सिसिली द्वीप को लेकर हुई। रोम जीत गया, लेकिन असली नाटक शुरू हुआ दूसरे युद्ध में। कार्थेज का सेनापति था हैनिबल, जिसे माना जाता है इतिहास के महानतम सैन्य दिमागों में से एक। हैनिबल ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो हाथियों के साथ एल्प्स पहाड़ियों को पार करके सीधे इटली में घुस गया। रोमन्स हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि हैनिबल समुद्र से हमला करेगा, लेकिन वो जमीन से आ गया। हैनिबल ने उन्हें कई बार हराया, खास करके बैटल ऑफ कैने में, जहां उसने लगभग 50,000 से 70,000 रोमन सैनिकों को मार दिया। ये प्राचीन इतिहास में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों में से एक था। हैनिबल की रणनीति इतनी शानदार थी कि आज भी सैन्य अकादमियों में पढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ दिखी रोमन मनोविज्ञान की असली ताकत। हार के बाद भी उन्होंने समर्पण नहीं किया। जब सभी साथी छोड़ रहे थे, रोम डटा रहा। उन्होंने रणनीति बदली। हैनिबल से सीधे लड़ने की बजाय उसकी रसद व्यवस्था काटने लगे। धैर्य रखा, संसाधन जुटाए और एक नया सेनापति निकाला, सीपियो अफ्रीकैनस। सीपियो ने हैनिबल को उसके अपने खेल में हराया। वो सीधे कार्थेज पर हमला करने गया, जिससे हैनिबल को इटली छोड़कर वापस जाना पड़ा। 202 बीसी में बैटल ऑफ जामा में सीपियो ने हैनिबल को हरा दिया। तीसरे युद्ध में तो रोमन्स ने पूरे कार्थेज को नष्ट कर दिया और जमीन पर नमक बिखेर दिया ताकि वहां कुछ उग ना सके। ये सिखाता है लंबी सोच, दृढ़ता और अनुकूलित होने की क्षमता हमेशा जीतती है। तुरंत की हार से घबराना नहीं, बल्कि लंबा खेलना जरूरी है। कार्थेज को हराने के बाद रोम के सामने पूरा मेडिटेरेनियन खुल गया। अब शुरू हुआ विस्तार का दौर। ग्रीस, मैसिडोनिया, स्पेन, नॉर्थ अफ्रीका, एशिया माइनर, एक एक करके सब रोम के नियंत्रण में आते गए। 200 बीसी तक रोम सिर्फ इटली तक सीमित था। 100 बीसी तक पूरा मेडिटेरेनियन रोमन झील बन गया था। ये विस्तार सिर्फ सैन्य विजय नहीं था, ये था व्यवस्थित साम्राज्य निर्माण। रोमन्स हर जगह सड़कें बनाते थे, सीधी, मजबूत सड़कें, जो आज भी कहीं कहीं मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी सड़कों से सेना जल्दी चल सकती है, व्यापार बढ़ सकता है और नियंत्रण बना रहता है। ऑल रोड्स लेड टू रोम, यूं ही नहीं कहा जाता था। लेकिन यहीं से शुरू हुआ लालच का खेल। जितनी जीत उतनी दौलत आती गई। सैनिक लूट लाते थे, गुलाम लाते थे, नए इलाकों से टैक्स आता था। रोम अमीर होता गया, बहुत अमीर। एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक घटना हुई। जैसे जैसे रोम अमीर होता गया, वैसे वैसे पारंपरिक रोमन मूल्य कमजोर होने लगा। पहले रोमन सादी जिंदगी जीते थे, अनुशासन मानते थे, कड़ी मेहनत करते थे। लेकिन दौलत आने के बाद विलासिता बढ़ने लगी, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। मनोविज्ञान कहता है ज्यादा दौलत मतलब ज्यादा समस्याएं। अमीरी बढ़ने से खाई बढ़ने लगी, अमीर और गरीब के बीच। सीनेट के नेता और भी लालची हो गए। गुलामों की संख्या इतनी बढ़ गई कि छोटे किसान मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये असमानता नागरिक अशांति का कारण बनी। दोस्तों, बाहरी दुश्मनों को हराना आसान है, लेकिन अपने अंदरूनी समस्याओं को हल करना मुश्किल। रोम के साथ भी यही हुआ। टिबेरियस और गेसिस नाम के 2 नेताओं ने 130 बीसी में कोशिश की सुधार लाने की। उन्होंने देखा कि सारी जमीन कुछ अमीर परिवारों के पास जा रही है और छोटे किसान बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जमीन फिर से बांटनी चाहिए ताकि गरीब किसान को भी कुछ मिले। लेकिन अमीर सेनेटर्स को ये पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि सुधार का मतलब था उनकी ताकत और दौलत कम होना। तो क्या किया? राजनीतिक हिंसा शुरू हुई। पहले टिबेरियस को भीड़ ने मार दिया,
फिर कुछ साल बाद गेसेस को। दोनों भाई सुधार की कोशिश में मारे गए। इससे एक खतरनाक उदाहरण स्थापित हुआ। अब राजनीतिक असहमतियों को हिंसा से सुलझाया जा सकता था। सीनेट भवन में बहस होने की जगह सड़कों पर दंगे होने लगे। फिर शुरू हुई गृह युद्ध, मैरियस वर्सेस सूला। दोनों शक्तिशाली सेनापति थे और दोनों रोम नियंत्रित करना चाहते थे। पहली बार रोमन सेना दूसरी रोमन सेना के खिलाफ लड़ी। पहली बार रोमन सैनिकों ने रोम की गलियों में खून बहाया। यह था ताकत के मनोविज्ञान का काला पक्ष। जब संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं तो व्यक्ति शक्तिशाली हो जाते हैं। जब कानूनों का सम्मान नहीं रहता तो ताकत राज करती है। अब प्रवेश होता है इतिहास की सबसे मशहूर हस्तियों में से एक, जूलियस सीजर। सीजर एक शानदार सेनापति था, करिश्माई नेता था और सबसे जरूरी, वो जानता था कि ताकत कैसे खेलनी है। सीजर ने जीत लिया गॉल, जो कि आज का फ्रांस है, और बहुत सारी दौलत और शोहरत लेकर रोम वापस आया। उसने अपनी कमेंट्रीज लिखी जिसमें उसने अपनी जीत का वर्णन किया। यह था प्राचीन दुनिया का प्रचार। लोग उसे नायक की तरह देखने लगे। लेकिन सेनेट डर गई उसकी लोकप्रियता से, खासकर पॉम्पेई, जो पहले सीजर का साथी था, अब ईर्ष्यालु हो गया। सेनेट ने आदेश दिया कि सीजर अपनी सेना छोड़ दे और रोम आए। सीजर के सामने विकल्प था, आदेश माने या जोखिम उठाए। अगर वो सेना छोड़ता तो दुश्मन उसे राजनीतिक रूप से बर्बाद कर देते, और अगर वो सेना के साथ आता तो वो कानून तोड़ रहा था। 49 बीसी में उसने पार किया रूबिकॉन नदी अपनी सेना के साथ और बोला मशहूर शब्द जिसका हिंदी में अर्थ है पासा फेंक दिया गया है। इसका मतलब था गृह युद्ध शुरू हो गई है। सीजर ने पीछा किया पॉम्पेई का, उसे इजिप्ट तक भगाया और अंततः जीत गया। सीजर बन गया रोम का तानाशाह। लेकिन यहाँ समझिए मनोविज्ञान। सीजर चाहता था पूर्ण ताकत, लेकिन वो खुद को राजा नहीं बुलवाता था, क्योंकि रोमन्स को राजाओं से नफरत थी। धारणा मायने रखती है। सीजर ने बहुत सुधार किए, कैलेंडर बदला। आज भी हम जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। कानून बनाए, निर्माण परियोजनाएं शुरू की, भूमि सुधार किए। उसने कोशिश की कि भ्रष्टाचार कम करना और दक्षता बढ़ाना है। लेकिन उसकी ताकत बढ़ती गई। सीनेट व्यवहारिक रूप से रबर स्टैम्प बन गई थी। सीजर की मूर्तियां मंदिरों में लगने लगी। कुछ लोगों ने उसे मुकुट भी पेश किया। हालांकि उसने सार्वजनिक रूप से मना किया, लेकिन सब जानते थे कि वो व्यवहारिक रूप से राजा था। सेनेट के कुछ सदस्यों को लगा कि सीजर रिपब्लिक को नष्ट कर रहा है। उनमें शामिल था मार्कस ब्रूटस, जिसे सीजर के बेटे की तरह माना जाता था। तो 44 बीसी में 15 मार्च को, जिसे कहते हैं आइडियाज ऑफ मार्च, लगभग 60 सेनेटर्स ने मिलकर सीजर को सीनेट के भवन में 23 बार चाकू मारा। शेक्सपियर ने मशहूर किया सीजर के आखिरी शब्द, जिसका हिंदी में अर्थ है तुम भी ब्रूटस। जब उसने अपने सबसे करीबी को हमलावरों में देखा, विडंबना कीजिए, जो लोग रिपब्लिक बचाना चाहते थे उनकी इस हत्या ने रिपब्लिक को और भी तोड़ दिया। फिर से गृह युद्ध शुरू हो गई। सीजर के समर्थक मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियन हत्यारों के पीछे पड़े। ये दिखाता है हिंसा से समस्या हल नहीं होती और भी बढ़ती हैं। सीजर को मारने से रिपब्लिक बहाल नहीं हुआ, बल्कि अंततः साम्राज्य बन गया। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1, जिसमें हमने देखा कैसे रोम एक छोटे से शहर से एक शक्तिशाली रिपब्लिक बना, कैसे उसने दिग्गज युद्ध जीते, कैसे समाज संगठित था और कैसे अंदरूनी लालच और ताकत के संघर्ष ने रिपब्लिक को तोड़ना शुरू कर दिया। हमने सीखा कि ताकत का मनोविज्ञान कैसे काम करता है, कैसे संस्थाएं व्यक्तियों से ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, कैसे असमानता नागरिक अशांति लाती है और कैसे हिंसा के चक्र को तोड़ना मुश्किल है। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे रिपब्लिक आधिकारिक रूप से खत्म हुआ और फिर शुरू हुआ रोमन एम्पायर। कैसे सम्राटों ने शासन किया, किसने रोम को सबसे ऊंचाई पर पहुंचाया और क्या गलतियां की जो आखिर में रोम के पतन का कारण बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताइए कि आपको रोमन इतिहास के बारे में और क्या जानना है। अगला भाग जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।